अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन। जो आप स्टूडियो में आज डॉक्टर अविनाश पुंशी मौजूद हैं। ही इज़ अ रेमेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट रेमेटोलॉजिस्ट हैं, जॉइंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक अहम आज का टॉपिक है, और जब हम बात करते हैं इन दो शोबों की तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर को अगर आप आसान ज़बान में समझा सकें कि ऑर्थोपेडिक और रेमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंबर फॉर कॉलिंग अपॉन मी। मुझे यहाँ बोला के लिए बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आगाही देना तमाम ज़रूरी है, और इसमें आज तक इतना काम नहीं हुआ, ख़ास करके कराची में नहीं हुआ। जितनी बड़ी आबादी है और जितना बड़ा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है, तो यहाँ पे एक अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। रोमेटोलॉजी बेसिकली एक मेडिसन की ब्रांच है, मेडिसन की फील्ड है। इसमें उन बीमारियों का इलाज किया जाता है जिसमें जैसे कि नॉन सर्जिकल जितने भी मसाइल होते हैं, जैसे जोड़ों की सोजिश होती है जिसे हम घंटिया कहते हैं, या आपकी कुव्वत मुदाफ़त आपके अपने ही आज़ा के ख़िलाफ़ उज़्व आर्गन्स के ख़िलाफ़ काम करे, जैसे ल्यूपस का अर्जा होता है जिसमें औरत में ख़ास करके ज़्यादा होती है, और हमल का ना ठहरना, जिस्म पे धब्बे होना, मुंह में छाले या बाल ज़्यादा गिरना, या जोड़ों में दर्द, या कुछ औरतों में ये होता है कि जिल्द बड़ी सख्त हो जाती है, ख़ास करके हाथों की जिल्द, और उंगलियां नीली होती हैं जिसको हम स्क्लेरोडर्मा या स्क्लेरोडर्मा कहते हैं, रोमेटोलॉजी के हैं। और उसके अलावा कुछ लोगों में ये होता है कि अपनी यंग एज में जो है पट्ठों की तकलीफ़ हो जाती है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, नीचे बैठ के उठ नहीं सकते, या पट्ठों में ताकत ख़त्म हो जाती है जिसे हम मायोसाइटिस कहते हैं। तो ये जो है प्योरली जो है ये जो है रोमेटोलॉजिस्ट के इश्यूज़ हैं। उसके अलावा जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज़म के, जैसे शुगर की वजह से मरीज़ों में फ्रोज़न शोल्डर हो रहा होता है, और फ्रोज़न शोल्डर की अर्लियर स्टेजेस में जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो रोमेटोलॉजिस्ट करता है। या उसके साथ कंधे के जो बाफ्ते होते हैं उनको उनकी मूवमेंट में बड़ा दर्द हो रहा होता है, जिसे हम रोटेटर कफ टेंडनाइटिस कहते हैं। या इसके अलावा मैकेनिकल बैक पेन्स होते हैं, जैसे कमर का दर्द है, या उसके अलावा आपके एल्बो के इश्यूज़ होते हैं, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, या आपकी नर्व पिंच हो रही है रिस्ट में, खास करके कार्पल टनल जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत मेन मसाइल हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि रोमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। आर्थोपेडिक बेसिकली सर्जरी की ब्रांच है। ठीक है। दे आर नॉट ट्रेंड इन मैनेजिंग द आर्थराइटिस, और आपके कहें कि जो मसले होते हैं जिसमें आपको मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए होती है, वो देयर बेसिक ट्रेनिंग इज़ अबाउट सर्जरी। उसमें ये होता है कि आपकी फ्रैक्चर हो रहा है, हड्डी टूटी हुई है, उसको प्लेटिंग करनी है, लॉकिंग करनी है, वायरिंग करनी है, या जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जोड़ घिसा हुआ है, या आपको टेढ़ा जोड़ सीधा करवाना है सर्जरी के थ्रू। देयर कोर ट्रेनिंग इज इन सर्जरी। सो आर्थोपेडिक्स आर ट्रेंड इन सर्जरी। कोई भी आप समझें कि पट्ठों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जिसे मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दैट शुड बी डेल्ट बाय द रोमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं स्पेशली जब हम रेमेटोलॉजी की बात करते हैं, जैसे ये बात आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, क्योंकि यूजुअली ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो एक सर्टन जब मेनोपॉज की स्टेज शुरू हो जाती है तो हम तो ये समझते हैं कि हमारी हड्डी में दर्द है या हमें एथराइटिस की तकलीफ हो रही है तो हमें ऑर्थोपेडिक के पास ही जाना है। तो स्पेशली वो ख़वातीन जो 40 साल के बाद अगर मेनोपॉज स्टेज में जाती हैं तो उनके लिए क्या आपकी हदायत होगी कि उनको क्या अपने को ऐसे टेस्ट कराने चाहिए अगर कोई कंप्लेन हो रही है उनको? देखें, उसमें ये ज़रूरी है कि पोस्ट मेनोपॉज़ल बोन केयर, जॉइंट केयर जो भी होती है, उसमें हमें मुख्तलिफ पहले देखना चाहिए कि वजूहात क्या हैं। सबसे पहले आप अपने इलाके में मैं ये कहूँगा कि मुतलका और मुस्तनद मुआलिज ढूंढें जो आपके मर्ज़ के साथ जिसका ताल्लुक़ है। और आपने ये देखना है कि पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में पेन्स की सबसे मतलब के
बहुत वजूहत होती हैं और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वजूहत होती हैं वो होती है कि आपके जिस्म में खून की कमी होना, हेमोग्लोबिन अच्छा नहीं होता, या आपके जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, या उसके बाद होता है पुअरली मैनेज्ड जो है बॉडी स्ट्रक्चर। आपके जो है मसल्स में फैट का मिकदार इतना होता है कि उसके बाद बॉडी डिकंडीशनिंग होती है और फटीग का एहसास ज़्यादा हो रहा होता है। उसके बाद सबसे कॉमनली ये देखा गया है कि हमारे पास जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मदरहुड हैं उसमें ये है कि अपनी बॉडी की केयर लोग भूल जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके जो है जोड़ों में घिसावट का अमल, जैसे नीज़ में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो डिजनरेटिव चेंजेस हैं जॉइंट में औरतों में पोस्ट मीनोपॉजल 45 के बाद आती है, लेकिन हमारे पास बिकॉज ऑफ पुअर बॉडी शेप, पुअर बॉडी स्ट्रक्चर, ओबेसिटी, मसल डिकंडीशनिंग की वजह से ये 35 के बाद काफ़ी पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस सबसे ज़्यादा, जैसे एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी। लोग अमूमी तौर पे एक मिसकंसेप्ट ये होता है कि जो है खास करके गली मोहल्लों की क्लिनिक्स में ये कहा जाता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है, जो कि सबसे बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। कैल्शियम की कमी अमूमी तौर पे आम इंसान में होती नहीं है, अनलेस आपका कोई थायराइड की सर्जरी या पैराथायराइड निकले हुए हैं जो आपके गले का गदूद है जो, तो वो अननेसेसरी जो है मतलब के कैल्शियम पिल्स या फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विटामिन डी या कुछ ऐसे न्यूट्रासिटिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनसे कोई खातिर ख्वाह तब्दीली तो नहीं आनी होती क्योंकि उनका कमर्शियल ओवर प्रॉमिसिंग इतनी होती है, लेकिन वो लोग क्योंकि उसके पीछे ताकत की दवा का नाम आ जाता है तो एक मेंटली लोग ये हो जाते हैं कि मुतमिन हो जाते हैं कि ये ताकत देगी, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही है कि मतलब सबसे बड़े काजेज ये हैं कि पुअर बॉडी स्ट्रक्चर, ओबेसिटी, इंक्रीज फैट कंटेंट, लाइफस्टाइल, एनीमिया, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है पट्ठों में थकावट और दर्दें हो रही होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में आधे मसाइल जो है ना वो ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा मसले हैं इसके। सारे हमारी हड्डियां भी एक हद तक जो है ना हमारा बोझ बर्दाश्त कर सकेंगी, ये थोड़ी कि जितना बोझ डाल दो इन हड्डियों के ऊपर। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्थोपैडिक की फील्ड होती है और रेमेटोलॉजिस्ट की, ये क्या दोनों मिलके भी काम करते हैं? कोई ऐसे केसेस आते हैं या इनका सेपरेट ही वर्क होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आवर केसेस आर ब्लैक एंड वाइट। हमारे केसेस जो होते हैं वो हमें पता होता है कि ये सर्जिकल मैनेजमेंट होगी, ये मेडिकल मैनेजमेंट होगी। देखें जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रॉमा में रोमेटोलॉजी का एज सच कोई रोल नहीं होता, या आपको बताऊं हमें वहाँ पे मिलके हम काम करते हैं जहाँ पे जैसे एक पेशेंट है, he has to or she has to undergo surgery, जिसको ऑपरेशन की तरफ जाना है बिकॉज ऑफ एडवांस डिजीज, जिसके जोड़ घिस चुके हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि उनकी ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में जो भुरभुरापन है उसको मैनेज करने के लिए हमें बुलाया जाता है। या काफ़ी मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको पहले ही जोड़ों के मसाइल होते हैं तो उनको देखने के लिए हमें बुलाया जा रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मेडिकल मैनेजमेंट या रोमेटोलॉजिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है फॉर एनी कंजर्वेटिव मेजर्स, जैसे आपके गोल्फर्स एल्बो है, टेनिस एल्बो है, या नर्व पिंचिंग है, तो वहाँ पे हम सर्जरी की तरफ रेफर करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे केसेस जुदा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बोन हेल्थ पे थोड़ा बात करना चाहूँगी। मतलब हम सारा वक्त, हर कोई आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, अपनी हड्डियों के बारे में तो कोई नहीं सोचता, बस हम ये सोचते हैं कि सारा दिन सुबह उठकर खा पी कैसे लें और ऑफिस जाना है, काम करना है, ये करना है, बस कमाना है, बस अपनी सेहत के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। बच्चे भी तो हैं, वो भी सुबह स्कूल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो बोन हेल्थ पे मैं चाहूँगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे ख्याल रखें कि जो भुरभुरापन जब आना शुरू होता है हड्डियों का, तो जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे भी बच सकें। तो इस पर थोड़ा सा बताइएगा ओवरऑल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ये है कि सिंस द जितना भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, जितनी भी इन्फोटेक आ रही है या नॉलेज एट द डोर स्टेप हो गई है, तो उसमें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है। हम बैठ के सारे काम कर रहे होते हैं और अपनी
मी टाइम या अपने लिए फ़िज़िकल टाइम बहुत कम निकालते हैं। हुँ, तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि फ्रॉम द चाइल्ड स्कूल गोइंग एज हर बच्चे में जो है एक आदत डाली जाए फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या रिमेनिंग फिजिकली एक्टिव, ताकि उसके बोन जॉइंट्स में जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ और वो मज़बूत हों और काफ़ी हद तक उनके पट्टे भी मज़बूत हों। उसके बाद उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को हमेशा प्रोमोट किया जाए इन डिफरेंट टर्म्स। विद द पैसेज अलॉन्ग विद द सोशल मीडिया आप देखें कि हमारा फूड स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स बड़ी तब्दील हुई हैं, जिसमें काफ़ी हद तक हमारा जो फूड की जो कंजप्शन है वो बड़ी हुँ, अनहेल्दी हो गई है, जिसमें बिल्कुल। आप देखेंगे डीपली फ्राइड हुँ, आइटम्स या इंस्टेंट फूड्स जो हैं, हुँ, तो उसको हमें जितना हो सके फ्रॉम स्कूल करिकुलम उन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। देयर शुड बी हुँ, आजकल काफ़ी नए स्कूल्स ने ये चीज़ें जो है अपनाई भी हुई हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि हुँ, शुरू से ही जब ये चीज़ें हुँ, हमारे करिकुलम का पार्ट होंगी तो वो काफ़ी हद तक आगे जाके अप्लाई करने में आसानी होगी। उसके बाद होता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी, वेट मेंटेनेंस और हेल्दी डाइट के अलावा फिर होता है कि आप कैल्शियम कंटेनिंग डाइट, जैसे दूध का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, रेगुलर विटामिन डी। कुछ लोग सन एक्सपोजर से भी विटामिन डी मिलता है, बट हुँ, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेट इनफ, बिकॉज कि हम जो है चाय पीते हैं, चपाती खाते हैं, इन दोनों में फाइटेट्स होते हैं, डिफरेंट फूड में फाइटेट्स होते हैं जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं करने देते। या इसके अलावा हमारी जो एक्सपोजर टाइम है सुबह 10 से दोपहर 2 तक, उसमें हम इतना हमारी जो लिविंग स्टाइल है, हुँ, कमरे बंद हैं, उसमें जो है सन का एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं है, घर फ्लैटों में हम रहते हैं, हुँ। लिबास ऐसा कवर्ड लिबास पहनते हैं, तो उसमें विटामिन डी इनफ नहीं मिल पाता जल्द में। तो ये हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी? बिल्कुल होता है हड्डियों के लिए। आप जो कैल्शियम आपके जिस्म में, हड्डी जो है पूरी तकरीबन आप समझे कैल्शियम की बनी हुई है, हुँ, और कैल्शियम का जो जज़ब होना होता है वो विटामिन डी के थ्रू होता है। ठीक है। तो विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी, और विटामिन डी जब नहीं होता तो आपको काफ़ी बोन पेन्स, जनरलाइज बॉडी एक्स हो रहे होते हैं, हुँ, और उसके साथ जो है आपको फटीग का एहसास हो रहा होता है। हुँ, और आजकल जितनी भी नई तहकीक है, विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है कि अच्छा अमाउंट जो है आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर करता है। हुँ, तो हाँ, उसका रोल एक हद तक ज़रूर है, लेकिन इसको लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रहे होते हैं, जिससे ओवर रिप्लेसमेंट जब उनकी जिस्म में तादाद, हुँ, जैसे आप समझे 150 से अबव हो जाती है, तो उसमें टॉक्सिसिटी होती है, जिससे रेनल स्टोन्स होना शुरू, ठीक गुर्दे है। में पथरियाँ होती हैं। तो ये भी हो रहा होता है। उसके साथ जो है आपने अ, अच्छी ग़िज़ाइयत में जैसे फल फ्रूट्स हैं, मौसमी हुँ, फल हुँ, फ्रूट्स की आदत डालें। और उसके बाद जो है अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई, वेट मैनेजमेंट हो गई, हेल्दी डाइट हो गई। हुँ, तो इसके साथ जो सबसे मतलब कि मेरी यही होगी कि शुरू से जो है आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी और बॉडी स्ट्रेचिंग और इन चीज़ों पे बहुत अच्छा फोकस देना होगा, हुँ, और गुड डाइनिंग हैबिट्स और क्या चीज़ें अच्छी हैं, इन पे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों में फोकस करना पड़ेगा। हुँ, उसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं ना, हुँ, पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में बिल्कुल कैल्शियम और विटामिन डी की तादाद एक हद से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ओके। और उसमें ये है कि आपकी हड्डियों में जो है जो शक्ति होती है वो ख़त्म रही होती है, ठोसपना ख़त्म हो रहा होता है, और हड्डियाँ में खोखलाहट शुरू होती है। तो उसमें विटामिन डी जो है रेगुलरली आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करना है। उसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट, अगर कैल्शियम, हाँ, आपका इनटेक तो इतना नहीं होता जितनी चाहिए होती है, वो भी लेते रहें। और उसके साथ जो है आप अपना डेक्सा स्कैन जो होता है हम जी, करवाते हैं, बिल्कुल। उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हड्डियों में खोखलापन एक हद तक आ रहा है -2.5, तो अपने मुआलिज से मिलके अपनी जो इंजेक्शंस होती हैं या टेबलेट्स होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, उनको ज़रूर लें, क्योंकि हुँ, ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी का रीज़न है वो यही है कि स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर या सब्टल हुँ, ट्रॉमा, बिल्कुल हल्का सा चोट लगा और आपका फ्रैक्चर हो गया। हुँ, तो उस वजह से सबसे बड़ी डिसेबिलिटी हिप फ्रैक्चर की वजह से। हुँ, इवन यूके की गवर्नमेंट अपना हेल्थ का हुँ, तकरीबन अराउंड 30 to 40% ऑफ बजट इज़ कंज्यूमिंग ओवर दैट, कि हुँ,
हिप फ्रैक्चर की वजह से डिसेबिलिटी होना, सही बात है। क्योंकि एक मरतबा डिसेबिलिटी हो गई फिर वीक मसल्स और बोन्स के साथ रिहेबिलिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। हुँ, तो इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड अंडर एड्रेस्ड है। हुँ, तो फॉर every female postmenopausal female, DEXA scan is necessary, taking vitamin D supplements, calcium is necessary, हुँ, along with that consuming calcium, creating awareness हुँ, कि आप उनको एक एजुकेट करें कि किन चीज़ों में कैल्शियम है और उनका लेना कितना ज़रूरी है। हुँ। Apart from that, physical activity maintaining body structure is very necessary. Mineral. बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सवाल इतने हैं, आप यकीन करें कि यहाँ पर अभी भी ऐसे 10 सवाल हैं कि नी रिप्लेसमेंट के ऊपर हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे हैं कि जो गैप आ जाते हैं उसको कैसे इनिशियली हैंडल करें, लेकिन सवाल इतने, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं डॉक्टर अविनाश से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम एक और शो प्लान करें, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो सवालात बहुत हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैसा लगा शो पे आके? कुछ आखिर में लिसनर्स को मैसेज देना थैंक यू चाहिए? सो मच फॉर कॉलिंग अपॉन मी। और मैं ये कहूँगा कि इस रोमेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव को प्रोपेगेट करना, आगे फैलाना, अवेयरनेस देना, ये हमारा काम है और हमें करना चाहिए। और हमें वी विल प्लान अनदर शो, हम दूसरा शो भी जी, प्लान बिल्कुल। करेंगे और इसकी अवेयरनेस को ज़रूर हम आगे। बिल्कुल। अक्टूबर में आर्थराइटिस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी आ जी, रहा है, तो जी, उसमें हम बिल्कुल। कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। कमिंग और